नेपाल टू एक्सपोर्ट 10,000 मेगावाट पावर टू इंडिया इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, प्राइम मिनिस्टर प्रचंड। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्रचंड का कहना है कि अभी आज की डेट में हम इंडिया को केवल 450 मेगावाट पावर को सप्लाई कर पा रहे हैं, लेकिन अगले 10 साल में हमने लक्ष्य रखा है, दोनों देशों ने लक्ष्य रखा है कि हम इसको बढ़ा करके 10,000 मेगावाट करेंगे। तो क्या है, समझते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। इससे पहले कल की खबर आपने पढ़ी होगी, यानी कि जो इससे पहला सेशन मैंने आपका किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि नेपाल भारत को टोमेटो सप्लाई करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन उसके बदले उसने शर्त रखी कि उसे भारत के बाजार में इजी एक्सेस प्रदान करेगी भारत सरकार। तो ये नेपाल ने शर्त रखी थी। उसके बाद आपको पता है कि नेपाल से बहुत बड़ी तादाद में भारत में टोमेटोज को एक्सपोर्ट किया गया और उसी का नतीजा है कि आज हमारे यहाँ पर 50 रुपये किलो 60 रुपये किलो के आसपास टमाटर बिक रहे थे। आपको पता होगा कि जिस समय हमारे यहाँ पर टमाटर 200 से 250 रुपये किलो के आसपास बिक रहा था, उस समय नेपाल में टोमेटोज का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था कि वहाँ के किसानों को जब वो वेजिटेबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए गए थे तो उन्हें टमाटर की प्राइस 10 रुपये केजी भी नसीब नहीं हुई थी। इसी का नतीजा था कि वहाँ जो रुपीज़ की बात मैं कर रहा हूँ वो नेपाली रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ के किसानों को इतना नुकसान हुआ कि उन्होंने वेजिटेबल मार्केट के बाहर, काठमांडू में जो वेजिटेबल मार्केट है उसके बाहर 70,000 से लेकर 60,000 टू 70,000 केजी टोमेटोज जो थे वो रोड के किनारे फेंक दिए थे, क्योंकि वहाँ पर टोमेटोज की खपत बहुत ज़्यादा है नहीं और किसानों को उसका प्राइस मिल नहीं रहा था और जो टोमेटोज है वो लंबे समय तक स्टोर भी नहीं हो सकते हैं। और इसी का नतीजा आपको देखने को मिला होगा कि भारत में नेपाल से बहुत बड़ी तादाद में टोमेटोज आए और उसी का नतीजा है कि आज हम सस्ते रेट में, यानी कि 50 से 60 रुपए किलो के आसपास में हम टोमेटोज को खरीद रहे हैं। तो इसी कड़ी में नेपाल और भारत के बीच में एक और ट्रेड डील चल रही है। हालांकि ये ट्रेड डील जो है जनवरी से इसमें बातचीत चल रही है। इससे पहले बांग्लादेश के साथ भारत होते हुए पावर सप्लाई की बात भी चल रही थी, उसको भी मैं आज आपके सेशन में समझाऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज की जो डील है वो क्या है और इंडिया और नेपाल का ट्रेड कितना है, ट्रेड बैलेंस नेपाल को किस तरह से घाटे में ला रहा है, ये सब मैं आज के सेशन में आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर, नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर पुष्पकमल दहल प्रचंड है, इन्होंने कहा है फ्राइडे को कि इंडियन गवर्नमेंट और नेपाल के बीच में एक पूरा एमओयू बाकायदा साइन होने को ही है, जिसमें बताया है कि हम बिजली के क्षेत्र में अब आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हम मतलब क्या है कि नेपाल, भारत नहीं है, ठीक है, भारत को भी बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए। क्यों चाहिए मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो देखिए नेपाल का ऐसा ना, नेपाल और भूटान दो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में आत्मनिर्भर है। अब आप कहेंगे भारत इतना बड़ा देश होकर आत्मनिर्भर नहीं बन पाया, नेपाल और भूटान छोटे से देश है वो आत्मनिर्भर बन पाए। देखिए इसका कारण बेसिकली ये है कि नेपाल और भूटान दोनों अभी एक तरह से ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं। इनके कुछ एक ही शहर हैं जो विशेषता है, अन्यथा बाकी का पूरा इलाका क्या है, ग्रामीण है। और आप जानते हैं कि ग्रामीण एरियाज में उद्योगों को लगाना बहुत मुश्किल होता है और पर्वतीय एरिया है तो वहाँ पर और भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से नेपाल और भूटान दोनों के बाजार में बिजली की खपत बहुत कम है। अब आप देखिए लोग जितने अमीर होते जाते हैं, जितना उनके पास पैसे होते जाते हैं, वो लोग और ज़्यादा जो सुविधा के जो गैजेट्स हैं उनको परचेज करते हैं, एसी फ्रिज इस तरह की चीज़ें परचेज करते हैं। तो जो देश गरीब होते हैं, जिनके लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो वहाँ पर बिजली की भी खपत बहुत कम होती है। आपको पता है कि नेपाल नदियों का देश है, भूटान भी नदियों का देश है, भारत भी नदियों का देश है। नेपाल और भूटान में बहुत बड़ी तादाद में हाइड्रो पावर डैम बने हैं, जिसमें भारत ने भी सहयोग किया है, चाइना ने भी सहयोग किया। भारत ने भूटान को बहुत ज़्यादा हेल्प की है। नेपाल में जितनी भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो भारत के ही निवेश के कारण प्रोड्यूस होती है और भूटान अपना जितना भी होता है इलेक्ट्रिसिटी उसके यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, जितना वो अपने यहाँ पर कंज्यूम कर पाता है कर लेता है और जितना बचता है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जो है हमारी मांग को पूरा करते हैं। तो भूटान में जो हाइड्रो पावर जो एरिया है, हाइड्रो पावर जो सेक्टर है, वहाँ पर भारत का बहुत ज़्यादा निवेश है और नेपाल भूटान के जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं, यानी कि भूटान की जितनी भी आय होती है उसका 40% जो आय है वो भारत को बिजली बेचकर ही होती है। तो सोच लीजिए भूटान हमारे ऊपर कितना निर्भर करता है। तो अगर भूटान इतना ज़्यादा निर्भर हमारे ऊपर करता है तो क्या वो हमारे बाजार से कभी जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन नेपाल के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेपाल, आप जानते हैं कि नेपाल में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें निवेश केवल भारत ने ही नहीं किया है, चाइना ने भी वहाँ पर बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा रखे हैं। तो नेपाल भी अपनी आवश्यकता से बहुत ज़्यादा बिजली को प्रोड्यूस करता है। और आज का मामला अगर मैं आपको समझाऊं, नेपाल चाहता है, देखिए ये डील पहले भी थी, नेपाल चाहता है कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का रास्ता है ना, ये जो है भारत नेपाल को अवेलेबल करा दे और नेपाल इसके माध्यम से बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में उतरे और दुनिया के अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करे, खासतौर पर आसियान कंट्रीज़ के साथ। लेकिन भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसके जवाब में जब बांग्लादेश को बिजली बेचने की बातें नेपाल के द्वारा कही गई तो भारत ने इसको एक्सेप्ट किया कि हम अपने एरिया से अगर आप बांग्लादेश को बिजली एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसको हम करने देंगे। तो यहाँ पर नेपाल बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि घरेलू मांग इसकी बहुत कम है, अपने यहाँ पर खर्च बिजली का बहुत कम है। ओवर
यानी कि अपनी आवश्यकता से बहुत ज़्यादा बिजली उत्पन्न करता है। अब नेपाल का प्लान है कि इस बिजली को भारत को बेचा जाए और बांग्लादेश को बेचा जाए, दोनों एरिया को बेचा जाए। तो जाना भारत से ही पड़ेगा, क्योंकि नेपाल खुद को लैंड लॉक्ड नहीं बल्कि इंडिया लॉक्ड कहता है। इंडिया लॉक्ड का मतलब है कि नेपाल तीन तरफ से भारत से घिरा है और ऊपर से चाइना से घिरा है। और जो चाइना वाला एरिया वो हिल है और पर्वतीय, वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, एक तरह से हिमालय टाइप आप सोच सकते हैं। तो यहाँ से जाना उतना बहुत आसान नहीं है, जबकि भारत के रास्ते से इसको दुनिया के अदर कंट्रीज के साथ जाना बहुत आसान है। इसलिए नेपाल का प्लान है कि अगले 10 सालों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली को एक्सपोर्ट करेगा और साथ में बांग्लादेश के साथ भी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बहुत बड़ी तादाद में इसके ट्रेड होने हैं। और यहाँ पर जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड ने यही बात की कि आज तक हम जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को, उसकी वैल्यू केवल 450 मेगावाट है। ठीक है, तो आगे हमने प्लान तैयार किया है कि हम अगले 10 सालों में जो है अपनी इस 450 मेगावाट को बढ़ा करके 10,000 मेगावाट करें और भारत के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट चल रहा है उसको हम कम करें। और साथ में प्रचंड ने यह भी कहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ उनकी बहुत बड़ी बातचीत हुई है। और इससे पहले आपको पता होगा कि पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत आए भी थे और उन्होंने क्लीन एनर्जी को लेकर मोदी जी के साथ वार्ता भी की थी। और साथ में इंटरनेशनल मार्केट में जो है जहां पर भी इसकी डिमांड कम है वहां पर एक्सेस अवेलेबल कराने के लिए भारत के साथ जो है इन्होंने बातचीत की थी। साथ में प्रचंड का यह भी कहना है कि देखिए अब यहां पर क्या है कि इंडिया, बांग्लादेश और इसके साथ जो है ट्रेड कर रहा, तो ऑब्वियस सी बात है नेपाल बिना चाइना का बात किए रह सकता है ही नहीं। तो यहाँ पर उसने चाइना की भी बात की कि जिस तरह से हम इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए हम चाइना के साथ भी बहुत बड़ी तादाद में हम ट्रेड करेंगे। चाइना के साथ इनका ट्रेड कुछ ऐसा है कि ये एक इलेक्ट्रिसिटी लाइन नहीं कहेंगे उसको, एक तरह से जो एक ट्रांसमिशन केबल है उसको स्थापित ये लोग करना चाहते हैं चाइना की मदद से अपने और चाइना के बीच में। साथ में आपको पता है कि इस साल आप जानते हैं कि जो यूएस में, अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस की समिट होगी, इसमें नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड सितंबर में वहां पर जाएंगे और वहां से आने के बाद वो फिर से कहां जाएंगे, चाइना, यानी कि इससे पहले इंडिया आए थे, अब इसके बाद वो यूएस जाएंगे, जो वहां पर समिट होगी यूनाइटेड नेशंस की, वहां जाएंगे, उसके बाद चाइना जाएंगे और चाइना के साथ भी इसी तरह की कुछ डीलिंग करेंगे ताकि जो है इंडिया और चाइना के बीच में बैलेंस बना रह सके। दूसरा आपको बताना चाहता हूं कि आखिर नेपाल चाइना के गोद में जा क्यों रहा है, कि क्या नेपाल को भारत से व्यापार करने में नुकसान हो रहा है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको ट्रेड के आंकड़े यहां पर दिखाना चाहता हूं। ये आंकड़े जो हैं 2018-19 के, हालांकि पुराने हैं लेकिन अभी भी लगभग ये पूरा मामला इसी के आसपास चल रहा है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में जो टोटल बायलैटरल ट्रेड है वो लगभग है $8.27 बिलियन का। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसको मैं इरेज कर लेता हूं। हाँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इंडिया नेपाल का जो टोटल ट्रेड है वो रुपीस की बात करूँ तो 57,858 करोड़ इतने रुपीस का होता, और इसकी टोटल वैल्यू बिलियंस में कितनी होगी, डॉलर्स में $8.27 बिलियन। इसमें से अब आप ध्यान रखिए 57,858 करोड़ में से 54,300 करोड़ का सामान भारत बेचता है नेपाल को, और जो नेपाल है वो केवल और केवल 3,558 करोड़ का सामान बेच पाता है भारत को। तो 57,000 का ट्रेड है, भारत बेच रहा 54,000 और नेपाल केवल 3,000, तो बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। अब आप सोचोगे ये तो बहुत ही नाइंसाफी होगी, $8.27 बिलियन का ट्रेड है जिसमें से सारा का सारा भारत ही बेच रहा है नेपाल को, नेपाल तो भारत में कुछ बेच ही नहीं पाता है, तो ये तो नाइंसाफी होगी, बहुत ही बुरा हो गया नेपाल के साथ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए जो ट्रेड होते हैं ना, आमतौर पर उन देशों की स्थितियों पर निर्भर करते हैं। नेपाल भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट में इसलिए है क्योंकि नेपाल में उद्योग है ही नहीं, वहाँ के बाजार में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जो भारत का आपको 54,300 करोड़ का आपको ट्रेड दिख रहा है, इसमें से अधिकांश कौन सी चीज़ें हैं, एक तो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, अब सोचिए कि भारत अगर नेपाल को ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है रिफाइन करके अपने यहाँ पर सस्ते दामों में, तो उससे तो नेपाल की इकोनॉमी चल रही है। अगर नेपाल भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को नहीं परचेज करेगा तो दुनिया के किसी दूसरे देश से परचेज करेगा, और वो तीन तरफ से भारत से घिरा है तो भारत से तो परचेज करेगा। तो इस वजह से जो है नेपाल को ट्रेड डेफिसिट होता है, क्योंकि नेपाल जो सामान भारत में बेचता है, कंबल हो गए और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की बातचीत चल रही है, हालांकि अभी कम बेचता है, आने वाले समय में ज़्यादा बेचेगा। इसके साथ जो वेजिटेबल्स है वो बेचता है। ठीक है, जबकि भारत नेपाल को जो चीज़ें बेच रहा है वो नेपाल में होती ही नहीं है, तो इसलिए भारत को तो ट्रेड प्रॉफिट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे। और साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारा नेपाल के साथ ट्रेड डेफिसिट है तो नेपाल को बहुत घाटा हो रहा है। भारत आमतौर पर बहुत बार नेपाल को एक तरह से सब्सिडीज देता है, लाइन ऑफ क्रेडिट देता है अलग अलग चीज़ों के क्षेत्र में, और साथ में भारत ने कई बार नेपाल की हेल्प भी की कि इतने पैसे तुम रख लो, बस ऐसे ही रख लो, इसको लौटाने की जरूरत नहीं, जिनकी वैल्यू बिलियंस में है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में ट्रेड केवल $8.27 बिलियन का होता है, इसमें से इतना जो है भारत बेच पा रहा है, तो भारत इसके समकक्ष नेपाल को अदर फील्ड से, अदर सेक्टर से अदर चीज़ें दे देता है। यही नतीजा आपको देखने को मिला होगा कि नेपाल के अधिकांश नेता अपने लोगों में सिर्फ इसको दिखाते हैं, जबकि इंडिया ने जो हेल्प नेपाल की है अलग अलग समय में,
अलग अलग समय पर हमने जो नेपाल को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया, इसके अलावा वहाँ पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है वो चीज़ें जो है नीचे हो जाती हैं। और ये $8.27 बिलियन में से 7.76 भारत कमा रहा है, ये बात जो है इसमें डोमिनेट हो जाती है। और यही नतीजा है कि चाइना के पॉलिटिशियंस और चाइना के जो नेता हैं वो भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं एक दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि भारत से आमतौर पर बहुत ज़्यादा हेल्प, जितनी हेल्प भारत कर रहा है उससे ज़्यादा हेल्प नेपाल की चाइना कर दे रहा है। चाइना ने सीपैक प्रोजेक्ट के नाम पर वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पर चल रहा है। और एक सड़क तो इसने सीधा, आपको पता होगा कि थोड़ा सा अगर मैं मैप में दिखाऊं तो यहाँ से शुरू करके यहाँ भारत के बिल्कुल बॉर्डर तक पहुँचा दी, जिसको लेकर भारत ने नेपाल के सामने कड़ा एतराज़ जताया कि तो हमारे बॉर्डर तक हमारे दुश्मन चाइना को लेकर के आ रहे हैं, जिसमें नेपाल का कहना है कि हम दो महाशक्तियों के बीच में एक सेतु का काम कर रहे हैं। तो ये सारे डायलॉगबाजी वहाँ पर चल रही है और चाइना और भारत के बीच में नेपाल प्रयास कर रहा है कि भारत से भी दुश्मनी बोल न ली जाए। हालांकि कुछ अलग अलग सरकारें जब वहां पर आती है तो पूरी तरह से चाइना के ही गोद में बैठ जाती है, लेकिन पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रयास कर रहे हैं कि भारत के साथ भी एक तरह से ट्रेड को बढ़ाया जाए, चाइना के साथ भी बढ़ाया जाए, चाइना की ओर थोड़ा सा ज़्यादा झुका जाए, क्योंकि फ़ायदा हमको चाइना से ज़्यादा हो रहा है। और यही नेपाल की आने वाले समय में नीति है। और उम्मीद करता हूँ जो बातें आपको मैंने समझाई हैं आप उसको ठीक से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।